नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधार से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। इसके पहले के सभी टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की। देखिए दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ये दोनों लोग मिलकर जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सुधारों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार और सेवा उन्मुख बनाना और निजी तथा विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना था। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी पॉइंट ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। विदेशी मुद्रा भंडार असहनीय स्तर तक गिर गया था। सरकार बड़े पैमाने पर कर चोरी के कारण कराधान से राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी उच्च आय की रिपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके कारण 1991 में नई आर्थिक नीति के शुरुआत को प्रेरित किया। चलिए सभी पॉइंट ध्यान से समझते हुए चलिए। 1991 में नई आर्थिक नीति के शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या विदेशी मुद्रा संकट था। पूछा जाता है 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या क्या थी? तो विदेशी मुद्रा संकट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति 1991 में पेश की, जिसे नई आर्थिक नीति या एनईपी के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब पेश की? तो इसका जवाब है 1991 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का हिस्सा बढ़ा और एफडीआई में वृद्धि हुई तथा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी वृद्धि हुई। सभी पॉइंट ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक सुधार, कर सुधार और वित्तीय सुधार किया गया। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, 1991 में एनईपी की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है एनईपी के तहत किए गए उपायों को आर्थिक सुधार कहा जाता है और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई है। पूछा जाता है एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अधिक होता है, इसीलिए शेष राशि को उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए विदेशी मुद्राओं के स्टॉक को संदर्भित करता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक संकट के दौरान कोई भी देश या वित्तीय ऋणदाता भारत को उधार देने को तैयार नहीं था, इसलिए भारत ने पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD से संपर्क किया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में जाना जाता है, और संकट के प्रबंधन के लिए ऋण के रूप में 7 बिलियन ऋण प्राप्त किया। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। PSU का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में जाना जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। यह भारत में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को दिया गया नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कई उद्यमों को अनारक्षित किया गया और आयात किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मनिर्भरता का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आयात पर निर्भर नहीं है और घरेलू उत्पादन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? एक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आयात पर निर्भर नहीं है और घरेलू उत्पादन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
भारत के अधिकांश राज्यों में वैट 2005 में लागू किया गया। पूछा जाता है भारत के अधिकांश राज्यों में वैट कब लागू किया गया? 2005 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के उदारीकरण की निगरानी करता है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। 2022 में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, इसको भी याद रखिएगा। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे चलैया समिति की संस्तुति पर 1994 से 95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है। पूछा जाता है चलैया समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है, इसे ध्यान रखिएगा। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं, इनको याद रखिएगा। और आयकर, निगम कर एवं संपत्ति कर, ये सभी क्या हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश 1996 से 97 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई है, इसे याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पुनर्नामकरण करके क्या किया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है। और स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु उसका संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं, मतलब व्यय राज्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है, तब प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां से दोस्तों वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और 2016 में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी दिवाला कानून जैसे सुधार लागू किए, और इसके साथ वह जोखिम भरे सुधारों को भी आगे बढ़ाने में सफल रहे। इसीलिए उन्होंने विरोध के बावजूद 2016 में नोटबंदी और 2017 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स लागू किया। सभी पॉइंट ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। जीएसटी देश की आज़ादी के बाद से सबसे पेचीदा आर्थिक कानून था और 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। इसने विमुद्रीकृत बैंक नोटों के बदले में 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट जारी करने की भी घोषणा की। आगे है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कार्रवाई कैशलेस लेन देन में वृद्धि करेगी और अवैध गतिविधियों और आतंकवाद को निधि देने के लिए अवैध और नकली नकदी के उपयोग को कम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना, संक्षेप में इसे PMJDY कहा जाता है, भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है जन धन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया।
नेक्स्ट पॉइंट है, इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने हर परिवार के लिए बैंक खाता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने को कहा था। चलिए अगला पॉइंट है, योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। नेक्स्ट है जीएसटी। यहां से दोस्तों जीएसटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। जीएसटी एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। पूछा जाता है सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने दिया था। और 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया जीएसटी के लिए। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया और इसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। पूछा जाता है जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया, तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला है दोस्तों, सबसे पहले जीएसटी बिल को असम राज्य ने पास किया। पूछा जाता है सबसे पहले जीएसटी को कौन से राज्य ने पास किया था, तो असम राज्य ने पास किया था। और जीएसटी के फायदे थोड़ा सा देखते हैं। राजस्व में वृद्धि होगी और टैक्स चोरी करना ना के बराबर होगा तथा जीएसटी चोरी करने वाले को 5 साल की सजा निर्धारित की गई है। जीएसटी की टैक्स स्लैब दोस्तों 4 हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इन्हें याद रखिएगा। शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना पड़ेगा और कुछ राज्यों के लिए ये सीमा 10 लाख रखी गई है। नेक्स्ट है, जीएसटी की पंजीयन संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। पूछा जाता है जीएसटी की पंजीयन संख्या में कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, इसको याद रखिएगा। और जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर राज्य है। और जीएसटी के अंतर्गत दोस्तों 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। सभी पॉइंट ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी परिषद देखते हैं। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है। पूछा जाता है जीएसटी परिषद को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 279A में रखा गया है। इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होंगे और भारत का वित्त मंत्री इसका चेयरमैन होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री भी होंगे। तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होंगे और वित्त मंत्री इसका चेयरमैन होगा। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। और जीएसटी की अवधारणा कनाडा देश से संबंधित है। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से टॉप 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से पेश किया गया था। कब पेश किया गया था आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से जुलाई 1991 में पेश किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 1991 में नई आर्थिक नीति के शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या क्या थी। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, विदेशी मुद्रा संकट। 1991 में नई आर्थिक नीति के शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या विदेशी मुद्रा संकट थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब पेश की, जिसे नई आर्थिक नीति के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1991 में। भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति 1991 में पेश की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में निम्नलिखित में से क्या हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ये सभी। यहाँ पर दोस्तों ये सभी आपका राइट हो जाएगा। क्या हुआ था, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का हिस्सा बढ़ा था और एफडीआई में वृद्धि हुई थी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 1991 में नई आर्थिक नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन वित्त मंत्री। देखिए दोस्तों 1991 में एनईपी की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनईपी के तहत किए गए उपायों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन आर्थिक सुधार। एनईपी के तहत किए गए उपायों को आर्थिक सुधार कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन एम विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किसके बीच पहली पीढ़ी के सुधार लागू किए गए। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 1991 से 2000। भारत में 1991 से 2000 के बीच पहली पीढ़ी के सुधार लागू किए गए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अन्य देशों की मुद्राओं का भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है अन्य देशों की मुद्राओं का भंडार। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। आर्थिक संकट के दौरान विश्व बैंक और आईएमएफ ने भारत को कितना ऋण प्रदान किया था। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 7 अरब। आर्थिक संकट के दौरान विश्व बैंक और आईएमएफ ने भारत को 7 अरब ऋण प्रदान किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे पीएसयू क्या है। पीएसयू क्या है आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। पीएसयू क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आत्मनिर्भरता का अर्थ है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन आयात पर निर्भरता कम करना। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है आयात पर निर्भरता कम करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के अधिकांश राज्यों में वैट कब लागू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2005। भारत के अधिकांश राज्यों में 2005 में वैट लागू किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2022 तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 11। फरवरी 2022 तक महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सेवा कर। सेवा कर दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। आयकर, निगम कर और संपत्ति कर ये दोस्तों प्रत्यक्ष कर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था।
ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 2005। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलैया समिति का संबंध किससे है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 2004। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 को प्रभावी हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कार्यक्रम कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 2016। भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण 2016 में हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 2016 में विमुद्रीकरण के बाद जिन संप्रदायों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था वे थे, कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 500 और 1000। 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2016 में विमुद्रीकरण के बाद पेश किए गए नए मूल्य वर्ग थे, कौन कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 500 और 2000 रुपए के नोट। 2016 में विमुद्रीकरण के बाद पेश किए गए नए मूल्य वर्ग थे 500 रुपए के नोट और 2000 रुपए के नोट। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2016 में विमुद्रीकरण के उद्देश्यों में से एक था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन बाजार में काले धन के संचलन को कम करने और रोकने के लिए। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 28 अगस्त 2014। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाते, इन सभी वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रधानमंत्री जन धन योजना। बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन कनाडा। वस्तु और सेवा कर की अवधारणा कनाडा देश से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है।
ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 25। ये कर दर दोस्तों लागू नहीं होती है। 4 कर दर हैं, कौन कौन? 5%, 12%, 18% और 28%। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया है जीएसटी बिल को पारित करने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ये सभी दोस्तों जीएसटी बिल के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन फ्रांस। विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश ने लागू किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य असम है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 15। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 279 ए। जीएसटी परिषद को संविधान के अनुच्छेद 279 ए में रखा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।